हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल या कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ आवर गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करने के लिए हमें उससे पहले कुछ और अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इस लॉ की हेल्प से हम लोग किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक और आर्टिकल दैट इज़ नेम्ड एज एरिया वेक्टर, पहले हम इन दो के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद गॉस लॉ की बात करेंगे। तो एरिया वेक्टर जनरली हमने अभी तक जितनी भी मैथ या फिजिक्स पढ़ी है उसमें हम लोग एक 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस के डायमेंशंस को या साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ नेम्ड एज द सरफेस एरिया। अभी तक हम लोग सरफेस एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे यूज़ करते आ रहे हैं, पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जहां पर हमें एक सरफेस एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम मैथमेटिकल कन्वीनियंट रिजल्ट्स और फिजिकल रिजल्ट्स। तो उसके लिए हमें इस सरफेस एरिया को एक वेक्टर से डिनोट करना पड़ता है एंड दैट इज नेम्ड एज द एरिया वेक्टर। तो किसी भी सरफेस, मान लो हमें एक सरफेस दी गई है एस, इस सरफेस के एरिया वेक्टर से मतलब ये हुआ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस सरफेस के एरिया के इक्वल होगा न्यूमेरिकली, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगी, जिसको हम ये कह देते हैं कि उसकी डायरेक्शन अलोंग द आउटड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस होगा। आउटड्रॉन नॉर्मल का मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर और एक्टिंग आउटवर्ड होगा। तो ये कहलाता है अपना एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर, मान लो मैं इसको ds से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉर ए गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज ए vector quantity having the magnitude equal to surface area of that given surface and direction along the आउटड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस। तो किसी भी सरफेस S के एरिया वेक्टर का मतलब एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया की इक्वल होगा और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इसके 3 तरह के सरफेसेस होंगे, 2 तो ये एंड फेसेस और एक ये कर्व्ड सरफेस। तो अगर मैं इसके एंड सरफेसेस के एरिया वेक्टर की बात करूं तो ये एंड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ये एक ऐसा वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड तो इस सरफेस के इक्वल, जो कि सर्कुलर शेप में है, मान लो पाई आर स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं इस एंड फेस की बात कर रहा हूं तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगी। अगर इसके कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो उसका, इसके ऊपर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, उसके एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन उसकी होगी इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मतलब इसके रेडियस के लॉन्ग एंड आउटवर्ड। अगर यहां पर लिया जाता है सरफेस एरिया तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, नीचे वाले की डाउनवर्ड, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर की तरफ लेके जानी है।
फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं इस हाथ को कंसीडर करता हूँ, ये हमारी सरफेस है, तो अगर ऊपर वाली सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। इस साइड फेस की बात करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। नीचे वाले सरफेस की बात करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ होगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं या ऑब्टेंड करते हैं। हमेशा वो जिस भी सरफेस के एरिया वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उससे आउटवर्ड एक्ट करेगा, चाहे वो सरफेस ऊपर की तरफ है, साइड में है, नीचे की तरफ है, जिस मर्जी डायरेक्शन में, हमें उसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ही जाना है। तो इन मैथमेटिकल नोटेशन में एरिया वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, n कैप इंटू में ds। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं दैट ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर ए कैप वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर ds जो एरिया वेक्टर अपन ने यहाँ पर इमेजिन किया है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर n कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द आउट ड्रॉन नॉर्मल टू द surface. So here n cap is a unit vector along the outdrawn normal to the surface। उस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एरिया वेक्टर की डेफिनेशन होगी। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग एक सरफेस एरिया को एक एरिया वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स जो होगा वो किसी भी वेक्टर फील्ड का होता है या वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग जब फील्ड वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमने कई बार ये वर्ड यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इस तरह की हम स्टेटमेंट देते हैं। तो फील्ड जो है वो एक जनरल टर्म होती है। फील्ड का मतलब ऐसा रीजन ऑफ स्पेस होता है जिस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर हर पॉइंट के कोरस्पोंडिंगली एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू होती है। मींस अगर हमें एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस दिया गया है जिसमें अलग अलग पोजीशन पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है a, इसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है। इस पॉइंट पर उस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू है a1, दूसरे पॉइंट P2 पर वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू है A2, A3 एंड सो ऑन। मतलब उस रीजन ऑफ स्पेस के हर एक पॉइंट के कोरस्पोंडिंगली हमारे वेक्टर क्वांटिटी की एक डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तब वो रीजन ऑफ स्पेस जो होगा वो उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक फील्ड का काम करेगा। अगर हर पॉइंट के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन है, देन दैट इज सेड टू बी ए वेक्टर फील्ड। पर अगर उसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर एक स्केलर क्वांटिटी की एक डेफिनेट वैल्यू हो, तो तब उस फील्ड को कहा जाता है स्केलर फील्ड। तो दो तरह के फील्ड होते हैं, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। जनरल टर्म है फील्ड। फील्ड का मतलब ऐसा रीजन ऑफ स्पेस for which every point corresponds to a definite value of a quantity। तो ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जिसमें हर एक पॉइंट के ऊपर एक क्वांटिटी की एक डेफिनेट वैल्यू, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर फील्ड, अगर वो स्केलर है तो वो स्केलर फील्ड। जैसे हमें एक रीजन ऑफ स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, तो वो पोटेंशियल की हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की एक डेफिनेट वैल्यू है, तो एक तरह से पोटेंशियल फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई दैट विल बी रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ ए स्केलर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड हो गया, स्केलर फील्ड हो गया। दूसरी खास बात फील्ड की ये होती है कि फील्ड के अंदर जो भी क्वांटिटी की डेफिनेट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, दैट शुड बी ए फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ द पोजीशन। मतलब वो जो क्वांटिटी होगी दैट शुड बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ पोजीशन।
तो किसी भी वेक्टर फील्ड को, जैसे एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फील्ड को एक पिक्चर से या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज द फ्लक्स लाइंस, जिसको हम लोग उसकी फील्ड लाइंस भी कह देते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, ये ऐसी स्टेट या कर्व्ड पाथ्स थे या लाइंस थे या कर्व्स थे जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फील्ड लाइंस थी। अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो एक वेक्टर फील्ड को हम लोग एक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं पिक्टोरियली। तो पिक्चर से डिनोट करने के दौरान उन लाइंस को कहा जाता है फ्लक्स लाइन या फील्ड लाइन। और ये ऐसी लाइंस होते हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी होगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर इन लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मतलब वहाँ पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, वहाँ पर फील्ड स्ट्रोंगर होता है। अब इसमें कितना स्ट्रोंगरली रीजन, एक रीजन के अंदर कितना स्ट्रोंगरली वो वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, उस वेक्टर की टर्म में कितनी ज़्यादा एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के वेक्टर फील्ड के फ्लक्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जनरली हम लोग फ्लक्स को फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए फाई विद सबस्क्रिप्ट ई ले रहा हूं। और फ्लक्स जो होता है वो हमेशा एक सरफेस में से कैलकुलेट किया जाता है। तो किसी भी सरफेस में से एक फील्ड के फ्लक्स का मतलब उस सरफेस के अंदर से टोटल कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं अगर वो सरफेस उन फील्ड लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पड़ा हो। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface held in an electric field is given by total number of electric field lines crossing normally through that surface। उस सरफेस में से नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। या हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा सरफेस जो हो दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, तब उसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जनरली हम लोग यहाँ पर जो फ्लक्स की बात करते हैं वो नेट आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब उस सरफेस में से टोटल नेट कितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, क्योंकि फील्ड लाइन सरफेस में एंटर भी हो सकती हैं, सरफेस से बाहर की तरफ भी निकल सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे या जो यूज करेंगे दैट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस के अंदर 3000 नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं और 5000 नंबर ऑफ फील्ड लाइन उसमें से बाहर निकल रही हैं। तो जो फील्ड लाइन उस सरफेस में से बाहर निकलेंगी उनको तो हम पॉजिटिव साइन देंगे और जो एंटर कर रही हैं उसको नेगेटिव साइन। तो नेट फील्ड लाइंस जो उसमें से आउटवर्ड होंगी दैट इज गिवन बाय 2000। तो ये उसका नेट आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी सरफेस के नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब अगर वो सरफेस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पड़ा हो तो उसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस होंगी दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो बात होगी इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन की। क्वांटिटेटिवली हम इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास मेथड क्या है, इफ
ए प्लेन सरफेस with area say S is held perpendicular in a uniform electric field of intensity capital E perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमें एक सरफेस दी गई है जो सरफेस प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब सरफेस के प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये हमारा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम, सरफेस प्लेन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी विद द सरफेस एरिया, मतलब E इंटू एस से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर सरफेस प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा सरफेस, उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो ये हमारी सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो उस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब सरफेस परपेंडिकुलर हो और एरिया वेक्टर फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है, फ्लक्स की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, सरफेस प्लेन हो और वो उसके परपेंडिकुलर पड़ा हो, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और सरफेस परपेंडिकुलर का मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर हमारा केस ऐसा बने या सिचुएशन ऐसी हो, इफ द सरफेस एस इज नॉट normal to the direction of electric field intensity, that is the area vector S is not parallel to the electric field। और अगर एरिया वेक्टर सरफेस के पैरेलल ना हो या सरफेस एस ई के नॉर्मल ना हो, उस सिचुएशन में मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस था और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, एस एरिया वेक्टर, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरफ। मान लो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल बन रहा है थीटा। इन दैट सिचुएशन एरिया वेक्टर का फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज एस कॉस थीटा। अब एस कॉस थीटा एक ऐसा एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है जो फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है। सरफेस एरिया वेक्टर पैरेलल होने का मतलब सरफेस परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला क्या था, फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल हो या सरफेस उसके परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर अब एस तो इसके पैरेलल है नहीं, पर एस कोस थीटा इसके पैरेलल है, तो इस केस में जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू ई इंटू में एस कॉस थीटा। अब E है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, S है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, थीटा है इन दोनों की डायरेक्शंस के बीच का एंगल, सो दिस कैन बी रिटन एज E डॉट S। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला थ्रू ए प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E का ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। पर ये एप्लीकेबल तब है सरफेस प्लेन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर अभी तक पहले तो ये था भी सरफेस परपेंडिकुलर पड़ा हो, अब सरफेस परपेंडिकुलर की कंडीशन हटा ली, तब फॉर्मूला ये बनेगा, मोर जनरल हो गया। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हुआ या एरिया प्लेन ना हुआ, उस सिचुएशन में क्या होगा।
इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों के दोनों अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग, उस केस में क्या होगा? मान लो ये हमारा सरफेस है S, इस सरफेस S के अंदर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इस पे फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मान लो मैंने इसको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया विद सरफेस एरिया ऑफ डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 अप टू डेल्टा Sn। मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस S पड़ा था, हमने उसको n नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट में डिवाइड कर दिया विद सरफेस एरिया डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 एंड अप टू डेल्टा Sn। अब मान लो इसमें अलग अलग पहले सरफेस एलिमेंट के, इस एलिमेंट का साइज हमने इतना स्मॉल लिया है कि इस एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग क्या है, मान लो यूनिफॉर्म है। मान लो इस पहले एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लगभग सेम है और वो E1 है। दूसरे एलिमेंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पहले से डिफरेंट है पर उस एलिमेंट के हर एक पॉइंट पर वैल्यू लगभग सेम है और वो है E2। मतलब पहले एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1, दूसरे के ऊपर लग रही है E2, तीसरे के ऊपर लग रही है E3, nth पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है En। तो अब इस डेल्टा S1 के ऊपर फील्ड की वैल्यू मैंने लगभग यूनिफॉर्म मानी है E1, तो इस एलिमेंट के ऊपर फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारा वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट के ऊपर स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 डॉट डेल्टा S1। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी E2 डॉट डेल्टा S2 एंड अप टू डेल्टा फाई n इक्वल टू En डॉट डेल्टा Sn। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस जो होगा वो इन सभी का सम हो जाएगा। और फ्लक्स है क्या, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, तो एक तरह का नंबर है। तो फ्लक्स जो है दैट इज बेसिकली ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी थ्रू द होल सरफेस इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फ्लक्सेस थ्रू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सबकी वैल्यू पुटअप करोगे, E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 प्लस अप टू En डॉट डेल्टा Sn। ये टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस S आ जाएगा। तो इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to n EI डॉट डेल्टा SI। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ओवरऑल नॉन यूनिफॉर्म है। पर ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब इस इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू लगभग सेम हो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ पोजीशन। जैसा मैंने अभी पिछले आर्टिकल में बताया था कि कोई भी फील्ड जो होता है वो पोजीशन का कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब इसकी वैल्यू पोजीशन के साथ चेंज होगी, पर चेंज बहुत स्लो रेट के साथ होती है और ऐसी होती है कि इनफाइनाइटली क्लोज्ड पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू लगभग सेम होती है। मतलब ये हुआ कि E1 की वैल्यू इस सरफेस एलिमेंट के हर एक पॉइंट के ऊपर सेम हो सकती है, पर वो तब होगी जब सारे पॉइंट्स एक दूसरे के इनफाइनाइटली क्लोज होंगे इस कॉन्टिन्यूस नेचर के कारण फंक्शन की। मतलब अगर एलिमेंट हमारा फाइनाइट साइज का हो गया तो मान लो हमारा जो सरफेस एलिमेंट अपन ने डेल्टा S1 माना फाइनाइट साइज का हो गया, तो इसके अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अगर फाइनाइट सेपरेशन आएगा तो इन दोनों के ऊपर पोजीशन की वैल्यू डिफरेंट, तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट, तब हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। पर ये हो सकता है अगर एलिमेंट इतना छोटा हो, बिल्कुल छोटा सा ले लें ताकि उसके सारे पॉइंट एक दूसरे के इनफाइनाइटली क्लोज हो जाए, तो तब फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लगभग सेम होगी। मतलब ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, इनफाइनाइटली स्मॉल हो।
जीरो तो ना हो पर जीरो के आसपास हो। पर जब सरफेस एलिमेंट की वैल्यू इन्फाइनेटली स्मॉल होगी, एरिया की वैल्यू इन्फाइनेटली स्मॉल, इंडिविजुअल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फाइनेटली लार्ज। तो अगर हम इन्फाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटी इन्फाइनेटली लार्ज हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। मतलब ये फॉर्मूला हमारा तब एप्लीकेबल है जब इस पर लिमिट अप्लाई हो डेल्टा एस आई अप्रोचेस टू जीरो, और अगर ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये जो समेशन होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू एन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द गिवन सरफेस एस। मतलब किसी भी गिवन जनरल सरफेस, कोई शेप का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, ना परपेंडिकुलर का इशू और ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई इशू भी यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, तो किसी भी एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक गिवन सरफेस एस के ऊपर अगर फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके एक स्मॉल सरफेस के एक स्मॉल एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और पूरी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन, और ये कहलाता है इसका सरफेस इंटीग्रल। जस्ट लाइक आवर लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल में एक लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय द surface integral of electric field intensity over the given surface S। एक गिवन सरफेस S के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक्चुअल में उसके नेट आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर नेट फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर अंदर की तरफ होंगी तो फील्ड फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिंपल सी बात है, अगर नेट आउटवर्ड निकल रही हैं फील्ड लाइंस तो उस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लाइन अगर बाहर है एरिया वेक्टर बाहर है, एरिया वेक्टर तो बाहर होता ही है, अगर फील्ड लाइन आउटवर्ड हो रहे हैं तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो एक्यूट होगी, एक्यूट का मतलब थीटा लेस देन 90 होगा, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पर अगर फील्ड लाइन इनवर्ड है और एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होता ही है तो इस केस में जो एंगल थीटा होगा वो बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज। इस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू आएगी नेगेटिव, दैट्स वाई फ्लक्स विल आल्सो बी नेगेटिव। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव लेना है फ्लक्स, अगर अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं तो फ्लक्स अपन ने नेगेटिव लेना है, और अगर जितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। ये तो बात होगी किसी भी सरफेस के लिए। अगर अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी तो हो ही गया, अभी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, अब इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई और एस की डॉट प्रोडक्ट होती है। फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये इसका एसआई यूनिट होगा। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला, एस का, कोस थीटा का, कोस थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं, और ई का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2 t-3a-1, फोर्स पर यूनिट चार्ज से निकाला है मैंने, L2 कोस थीटा का कुछ नहीं, तो ml4 t-3a-1। फिर भी चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन करके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। ये तो तब है अगर सरफेस हमारी ओपन है, ओपन का मतलब वो किसी भी वॉल्यूम को कवर नहीं कर रही, पर अगर सरफेस हमारी क्लोज्ड हुई फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, जैसे एक सफियर की सरफेस, एक सफियर की सरफेस जो होगी वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को इनक्लोज कर रही है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज गिवन बाय द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस एस। तो इंटीग्रेशन के सिंबल पर हम एक सर्कल का सिंबल लगाएंगे। सर्कल लगाने का मतलब ये सरफेस एस एक क्लोज्ड सरफेस है जो एक वॉल्यूम को कवर कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। अगर ये सर्कल नहीं है तो इसका मतलब ये सरफेस, अगर ये सर्कल का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये जो सरफेस है ये एक ओपन सरफेस है, जैसे मेरे हाथ की सरफेस ओपन है, पर अगर मैं इसको बंद कर लूँ मुट्ठी को तो ये जो मुट्ठी की सरफेस होगी, इस हैंड की जो सरफेस बनेगी दैट इज सेड टू बी ए क्लोज सरफेस, क्योंकि इसने एक वॉल्यूम को
ऑक्यूपाई कर लिया है। एक स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, क्लोज सिलेंडर, तो उस केस में हमें क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पर सर्कल का सिंबल लगाना पड़ेगा अगर इंटीग्रेशन से हम इसको निकालेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे।